हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो आज हम लोग जो विषय आपके सामने लेके आ रहे हैं कि ये 60 आपका जो अनाउंसमेंट हो गया है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम कब होना है। डेट डिक्लेयर हो गई, 25 से 30 के बीच में एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास अभी एक चैलेंज ये सामने आता है कि 60 दिन में क्या हम अपनी चीज़ों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो हमारे साथ कर रहे हैं, आई हैव सीन, कहते हैं 35 to 40 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल 75 स्टूडेंट्स विद अस। उसमें से 35 से 40 लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। दे आर वेरी सिंसियर, ईच एंड एनी एक्सरसाइज व्हाट आई हैव गिवन टू देम दे हैव जस्ट डिलीवर्ड टू मी। तो वो लोग बहुत अच्छा से कर रहे हैं। अब बचता है कि मेरा क्या है ना कि अब जैसे क्या हुआ कि 67 में एक वैकेंसी आई थी, अच्छी वैकेंसी आई थी। उस समय हमारा जो सिलेक्शन रेट था 60% था। एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न तो 80% था कि ऑलमोस्ट लगभग सब लोग सिलेक्ट हो गए थे जो भी सिंसियर थे उस समय। तो इंटरव्यू तो सब दे के आए थे, बाद में कहते हैं जो वो था वो थोड़ा घट गया, वो 60% हो गया। उसी तरह से ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है 70वीं बीपीएससी की। तो इसमें जिसको मैं सोचूंगा नहीं कि इसका सिलेक्शन होगा, उसका भी सिलेक्शन हो जाना है, क्योंकि नंबर्स ऑफ सीट्स जो हैं 2000 हैं। तो करना क्या है और किस तरह से अपनी चीज़ों, क्योंकि मैं पूछ रहा था ना भी कुछ दिन ग्रुप में कि कौन से लोग हैं जो 5 मिनट टारगेट कर रहे हैं, 500 नंबर किसको चाहिए। और हमारे साथ जो भी हैं सिलेक्टेड लोग भी हैं आए हुए हैं कि वो अपनी डिप्टी एसपी या डिप्टी कलेक्टर पोस्टों को लेनी है। तो वो भी हमारे साथ वर्क कर रहे हैं और प्रोसीजर में है वो उस चीज़ को, क्योंकि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज गिविंग द 17th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। एज फार एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर कंसर्न, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड बोथ आर डूइंग, कहते हैं, वेल विद अस एंड बोथ आर गोइंग टू दिस टाइम। फर्स्ट टाइम आई वुड बी, मैं अभी कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट हमारे वहाँ से अब की बार थोड़ा सा बहुत, अभी तक हम लेते नहीं थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस थे, लेकिन हिंदी हमने अब की बार बहुत ली है। और हिंदी मैं खुद देख रहा हूँ, इंग्लिश भी मैं देखता हूँ, लेकिन और भी लोग देखते हैं हिंदी इंग्लिश, लेकिन हिंदी मैं स्पेशली खुद देख रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम के रिजल्ट सब की बार कुछ फिनोमिनल होंगे हमारे सिविल्स के, तो वो अलग है एक कहानी। लेकिन ये है कि हमें करना क्या है इस 60 दिन में। देखो यार, सबसे पहली बात ये जान लो कि हमारा ये एग्ज़ाम जो है इजी एग्ज़ाम है। इसे ज़बरदस्ती, कहते हैं, कोचिंग का जो ये जो बहुत बड़ा टेरर बना हुआ है, बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम है। आप लोग को ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने कभी यूपीएससी का प्री भी नहीं क्वालिफाई किया है, और वो डिप्टी कलेक्टर हैं या डिप्टी एसपी हैं बिहार गवर्नमेंट में। तो इस एग्ज़ाम की ईजीनेस देखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि उन्होंने तैयारी की थी यूपीएससी की, तो इस वजह से उनकी थोड़ी सी नॉलेज अच्छी थी और उसको उन्होंने कंसोलिडेट करके बीपीएससी में इंप्लीमेंट कर दिया और यहाँ से अच्छा रिजल्ट लेके वो चले गए। तो ऐसा आपको दिखेगा बहुत सारे, मतलब ऐसे आपको हज़ारों लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको इस चीज़ को, क्योंकि ये एग्ज़ाम ईजी एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट कैसे बना है, कोचिंग वालों ने बहुत इसका बड़े बड़े नोट्स दिए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आपके समझ से उपस्थित की है, बड़ा बड़ा इसका वो उसका टेरर बना रखा है। ये बहुत इजी एग्जाम है, किसी भी स्टेट पीसीएस का वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम्स इट्स दिस बीपीएससी कमीशन एग्जाम्स। तो ये एग्ज़ाम इजी है। अब मुझे कुछ बोलोगे उल्टा सीधा जो बोल रहा हूँ कमेंट में जाकर बोल देना, लेकिन एग्ज़ाम ये ईजी है। जो निकाल रहे हैं उनको से पूछ लें, ये एग्ज़ाम ईजी है। 3-4 महीने 5-6 महीने की पढ़ाई से भी एग्ज़ाम निकल जाना है। अगर आपकी थोड़ी सी ग्रेजुएशन में आपने अच्छा काम किया है, या फिर आपने यूपीएससी की तैयारी की है, या कुछ ऐसा काम किया है, पीछे थोड़ा सा बैकअप होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ज़ीरो से नहीं स्टार्ट हो सकते हो आप, थोड़ा सा बैकअप होना चाहिए। तो 6 महीने में भी एग्ज़ाम ये ठीक ठाक निपट जाने वाला काम है। तो करना क्या है हमें, कहते हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं इसे अपलोड करूँगा ही, तो जैसे जाता है, क्योंकि वहाँ से इजीली एक्सेस होने में थोड़ी आसानी रहती है। जहाँ हो जाता है फिर हमें भी नहीं होता कि कहाँ पे हम रखें। और जो भी हमें लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ, कभी कभी कुछ हो सकता है उसमें टेक्निकल रूप से आपको उतना ज़्यादा इफेक्टिव ना दिखे, कि मतलब कि क्योंकि हम एडिटिंग वूटिंग करते नहीं है, लाइव ही मैं डिलीवर करता हूँ, बस वो अपलोड हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो, ये लाइव कुछ इसमें एडिटिंग वोटिंग नहीं होती, एकदम बिल्कुल अनकट जाता है सब कुछ। जो भी जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो सारे अनकट जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलता रहूँगा ऐसे, अपनी जो भी चीज़ें होंगी अब लर्निंग्स में आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो जाएंगी ऐसे ही। तो कुछ यहाँ एडिटिंग वेडिटिंग का कुछ है नहीं हिसाब किताब। हाँ, तो करना क्या है हमें 60 दिन में, क्या आपको क्या कर हो सकता है, हाँ हो सकता है, लोगों ने इससे पहले किया, आप भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको GS1 है, GS2 है, एसए है, मोटा मोटा यही है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, वो सब तो आप देख लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। ऑप्शनल की जहाँ तक कंसर्न है, वो JRF जो नेट के पेपर्स आते हैं, वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के, उनको थोड़ा सा देख लेना। तो ऑप्शनल हर सब्जेक्ट के थोड़े से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो वो निकल जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं वहाँ पर, ठीक है। हिंदी के नोट्स हैं, वो आप मुझसे कह देना, मेरे चैनल पर पढ़े भी हों, वो हिंदी के नोट्स को पढ़ के लोग चले जाओगे अपना, तो वो हो जाएगा आपका हिसाब किताब, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब हमारे पास GS1 है, GS2 है, इसमें क्या हमें करके रखना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा सबको, क्योंकि मैं क्या रीज़न ये है ना कि हम लोग क्या करते हैं, आपको जैसे आप पढ़ने बैठे हो, जैसे आपके दिमाग में चल रहा है कि यार अभी तो कुछ पढ़ा नहीं, कैसे करूँ, तो यार पहले अपने नोट्स क्लियर कर लो कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए
ये नहीं होगा कि आप कुछ भी सोचोगे यार सब कुछ जल्दी 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 सब कुछ एक जहाँ कन्फाइन कर लूँ फिर पढ़ो, नहीं। आराम से सुकून से, कहते हैं जो वो है ना कहा जाता है ना कि पेड़ काटने से पहले जो उस पर कुल्हाड़ी पर जो धार होती है वो बहुत मेहनत से पहले लगा लेनी चाहिए, फिर बड़ा अच्छा कटेगा पेड़। तो उसी तरह से आपको 3-4 दिन तो बहुत, 2-3 दिन एटलीस्ट कहते हैं, 2 डेज़ कहते हैं, अभी बहुत हरी मत रहो। 2-3 मतलब जैसे ये है ना, आपने 50% चीज़ों की प्रिपरेशन कर ली कि हाँ मुझे ऐसे करना है, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स को थोड़ा टाइम देकर उसको भी कहते हैं कन्फाइन कर दो कि हमें इसको ऐसे क्या कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि ये आप समझ लो कैसे। तो आपके नोट्स तो आपके पास होने चाहिए। तो देख लो किसके नोट्स क्या हैं, कि वैसे हमारे सारे नोट्स हमने बना के अब धीरे धीरे हमारे बन गए। पहले मुझे लगता था नहीं यार कि दूसरी कोचिंग से हम लोगों ने बना के रखे हो, मैं किसी को रिफ़र कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। समस्या होती है कि मुझे बताने के लिए कि भैया आप इनके वहाँ पढ़ लो। अब ये मैं फ्री में करता ही हूँ, मैं लेक्चर्स जो भी होते हैं मैं कह देता हूँ यार यहाँ से देख लो, यहाँ पर बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ रखा, वो उन्होंने दे रखा है, आप देख डालो उनसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ आप बेस्ट टू बेस्ट ले लो, वरना आप मेरे पास आओगे मैं कहूँगा यही बेस्ट है। तो मैं कह देता हूँ प्री में, और मुझे मेंस में कोई दिक्कत नहीं, यार कोई कुछ अच्छा कर रहा है और मुझे दिखाता है, मेरे स्टूडेंट मुझसे कोई सर ये मुझे अच्छा ये है, मैं कह देता हूँ। ख़राब होता है मैं कह देता हूँ यार ख़राब नहीं, ख़राब है। और अच्छा जो होंगे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स होंगे सुन रहे होंगे, मुझे पता होगा उन्हें, मैं कह भी दिया कि हाँ ये ठीक है यार, ये कर रहे हैं ठीक, आप फॉलो कर लो इसको, कोई इश्यू नहीं मुझे। तो इस चीज़ का ये है कि अच्छी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो नोट्स तो हमने सब अपने वो कर रखे हैं। वो जैसे GS1 का पेपर है तो हिस्ट्री का नोट्स हैं उसके अपने, हैंड रिटन नोट्स भी हैं और कहते हैं प्रिंटेड नोट्स भी कर रखे हैं। इसी तरह से हम सॉल्यूशन जो देते हैं वो हैंड रिटन भी देते हैं और प्रिंटेड भी देते हैं, क्योंकि दोनों की अलग अलग अपनी वो है रेलेवेंस है और दोनों का आपको फ़ायदा होना चाहिए। तो दोनों हम नोट्स हमारे पास हिस्ट्री का हम दे देते हैं आपको, और उसके बाद करंट के भी नोट्स हम देते ही हैं। DI कैसे करना है वो हम बता देते हैं, और जो जैसे हिस्ट्री है तो उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है, कहीं नहीं। 1-2 क्वेश्चन जाएगा आपके हाथ से बाहर तो आप कुछ भी वहाँ पे मेंशन कर देना, लिख देना, वो मैनेज, वो टेक्निक्स होती हैं, रूल्स मैं बता देता हूँ लास्ट में कैसे वो मैनेज करना, वो आप कर ले जाओगे। लेकिन आप ये सोचो कि कहते हैं उस 2-3 क्वेश्चन के पीछे अपनी जान दोगे तो ये बेकार है। क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा कहता हूँ, देखो एक हमारा स्टूडेंट था धनराज था, उसकी डिप्टी कलेक्टर आजकल, तो उसकी बड़ी अच्छी रैंक आई थी। एवरेज लिखता था, थोड़ा सा एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं, एवरेज लिखता था और सब कुछ एवरेज ही था। लेकिन उसके साथ सबसे अच्छी बात ये थी ना, वो अपनी स्ट्रेंथ जानता था, अपनी वीकनेस जानता था। अब हरा दो हम कुछ को आके, आपको पता है ना कि आप क्या परफॉर्म कर सकते हो। तो उसी तरह से जो भी स्टूडेंट है ना, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम है और उसके आपने रेमेडी ढूंढ ली है तो बस आपका काम हो गया। तो ये आपका इस चीज़ पे आपको सही करना है अपने आप को कि स्ट्रेंथ और वीकनेस हमने देख ली है, अब हम कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी भी रूल्स जो हैं वो वही हैं, कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के कहते हैं बहुत परफॉर्म कर लोगे। ये कहानियों वाली बातें हैं और मोटिवेशनल बातें हैं। मैं मोटिवेशनल बातें नहीं, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। जो आपकी वीकनेस है बस आपको उसको सर्टेन लेवल तक ला के इतना कर देना है कि वो आपको नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। और जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसी से ही सिलेक्शन लोगे, उसी से ही सब कुछ करोगे। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ही काम करना होगा फाइनली, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या हो। तो GS1 का पेपर हिस्ट्री पेपर है तो हम उसके आपके प्रिंटेड नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी सब दे देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है हमारे। और लोगों के भी नोट्स पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो नोट्स होते हैं वो बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड होते हैं, वो आंसर राइटिंग के को फोकस करके ही बने होते हैं, वो पूरे टोटल उसी के हैं, उसी हिसाब से बने होते हैं कि सीधे आपको आंसर्स लिखना है। क्योंकि हमारा यार कि जब 2 महीना बचे हैं या 3-4 महीने भी बचे हों, आप उस समय हमारे पास आते हो तो आपको मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा ना। मेरे दिमाग में ये रहता है कि यार ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, ये नोट्स में जा रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कहते हैं रेप्लिकेट हो जाए एग्जाम्स में, और उसी की आप एक ट्यूनिंग कर लो अपने दिमाग के साथ कि जो हम क्वेश्चंस हैं वही आंसर्स हैं, आपस में ट्यून करते हुए जाए और बिल्कुल यही छापना है हमें एग्जाम में चल के। बस उसी मोड में आपको रखना है अपने आप को 2 महीने कि ये क्वेश्चंस, ये आंसर कैसे उसको रखेंगे आप अपने को, कैसे स्ट्रक्चरिंग रखेंगे। क्योंकि स्ट्रक्चरिंग अगर जैसे वर्ड मैंने यहाँ आपको पूछ दिया तो बोल दिया, तो मैं स्ट्रक्चरिंग के बारे में भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर इफ़ एंड एल्स इधर उधर जाएगा जो बताते हुए, क्योंकि मैं होते उस पर आप अपना पूरा देख लेना, इसको सुन लेना पूरा। और रीज़न ये है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ या कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, अगर रिलेवेंट हैं तो ही बताने की कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता ही नहीं हूँ। आप मेरे वीडियोज़ देख ही कोई नहीं, बहुत कम आते हैं, मैं आती हूँ समझाती हैं, जो ज़रूरत होती है बस वही है। अब इसी वजह से हमारा यूट्यूब चैनल उतना ज़्यादा हाइप है ही नहीं उसका, क्योंकि रिव्यूअल पाते नहीं वीडियोज़ जो भी, क्योंकि जो रेलेवेंट होगा वही बताएंगे, कोई कहानी और अननेसेसरी बातें हम कोई नहीं होंगी। तो आपको करना क्या है, हिस्ट्री में वही है मैं बता रहा हूँ। और ऐसा कि आपके उसके नोट्स हैं, आप उसको फॉलो करें तो उससे हो जाएगा आपका। और प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट अफेयर्स है उसकी मैं नोट्स दे दूंगा कि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स दे देता हूँ, नोट्स दे देता हूँ। लास्ट टाइम हमने दिए थे ऑलमोस्ट एक जो वेज रिपोर्ट थी
आईएलओ की वो नहीं आई थी हमारे उससे, जो हमने टॉपिक्स दिया था, फिर हम नोट्स दे रहे हैं उनके बना के खुद हम दे दे रहे हैं, तो वो आ गया था वहाँ से, तो कोई इशू नहीं हुआ था उस चीज़ में, करंट अफेयर्स वहाँ से कवर हो गया था। और ये मेंस 365 है या कोई भी सोर्सेज है जिसको आप बहुत ज़्यादा पढ़ना है, यार देखो यहाँ पढ़ने का नहीं है ना कि आप पढ़ लिए, ये प्री के एग्ज़ाम नहीं है कि आप प्री के एग्ज़ाम में आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको कोई इशू नहीं है कि एग्ज़ाम में गए वहाँ पर कहते हैं वो ऑप्शन दिखे आपने टिक किया और आप हट गए। यहाँ पे क्या है बेसिकली, यू हैव टू रेप्लिकेट दोज थिंग्स ऑन द पेपर विद योर विद योर पेन, आपको करना लिखना पड़ेगा, तो वो आपको याद नहीं आएगा तो लिखो कैसे आप। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको, और जो बीपीएससी का एक पैटर्न है मुश्किल जो वो उन्होंने लैंग्वेज पे अपना वो किया, घुमा फिरा के पूछते हैं, कंटेंट तो आपको वहीं लिखना है। और 60-65 क्वेश्चंस मैं कहूँ टॉपिक अगर करंट अफेयर्स में आप तैयार होकर, फाइनली हमारे भी हो जाएंगे 60-65 हो जाएंगे, इतने करके आप जाते हो तो फंस जाते हैं, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ अजीब सा आ रहा है वो सबके लिए अजीब होगा, उसके लिए थोड़े ना तुमको कहते हैं अपनी पूरी जान वो करना है। यहाँ तो ये है ना कि अगर आपका पढ़ा हुआ 70-75% भी पेपर ठीक ठाक आ जाता है, हाँ, तो जैसे डीआई तो सबका पढ़ाई हुआ आता है ना, इससे सबका पढ़ाई होता आता है, तो बाकी चीज़ें अगर आपकी 70-75% चीज़ें जो आपकी पढ़ी आ जाती हैं तो मतलब आपका पेपर हो गया ठीक से, कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। तो उस चीज़ से आप कर लेंगे उसको। तो हम उठाते हैं एक चीज़ को, जैसे हमने बताया कि हिस्ट्री को आप इस तरह से कर लेंगे, करंट का जो है टॉपिक्स मैं टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, और नोट्स भी कहते हैं जो भी हैं वो वहाँ पर आ जाएंगे। और दे ही रहा, और अपने स्टूडेंट्स को मैं करंट के नोट्स दे ही रहा हूँ, टॉपिक्स उनको दे ही रहा हूँ आपको। और करंट्स में पढ़ना क्या क्या आपको देख लो यार, ये क्या है ना, ये क्या पूछते हैं, ये फर्स्ट पेपर में करंट आता है, या करंट में इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं जो चीज़ न्यूज़ में होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन पूछेंगे 38 नंबर का, तो वो आपको तैयार कर रखना है। ये सोशल इश्यूज पूछेंगे, साइंस टेक भी वहाँ पे आपका आ सकता है। मोटा मोटा इन्वायरमेंट की जो समिट्स होती हैं या थीम्स होती हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा भी पूछी नहीं है, हो सके शायद पूछ सकते हैं, रिपोर्ट से एक पूछते हैं। तो नेशनल इश्यूज़ जो भी होते हैं वो अपना उठा के वो कोई एक उठा के दे देते हैं वहाँ से। तो मोटे मोटे ये टाइप टॉपिक्स वहाँ से रहते हैं। और तो आप वहाँ यही सब जो टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर्स में वहाँ पूछते हैं आपके। और उसमें से अगर आप, जैसे कि बहुत लोग पढ़ते हैं मेन 365 में, कहता हूँ यार अब वो किताबें ऐसी हैं कि आप उसमें से कुछ टॉपिक्स सिलेक्ट कर लो, टिक कर लो, उसकी लैंग्वेज भी डिफिकल्ट है, कभी कभी समझ में नहीं आती है, तो बस उसको टॉपिक देख लो अपने, उनका कलेक्शन अच्छा होता है विजन वालों को, तो ठीक अच्छी बात है उनकी। तो हाँ, और वो यूपीएससी के लिए बनी हुई मैगजीन है, तो बीपीएससी में तो ठीक है वो कुछ काम आती है, तो उसी जिस तरह से वो काम आती है उसी तरह से उसका काम ले लो। और तो वहाँ से अपने आप टॉपिक्स देख सकते हो ये है, और उसको फिर पढ़ सकते हो उसको अच्छे से कि कौन से टॉपिक हैं अपने, वो टॉपिक की लिस्ट हम दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप ले लेंगे। तो 50 टॉपिक्स आपको भी तैयार कर लो अपने, उस पर कर के जाओ अपना, क्योंकि समय आपके पास 60 दिन है, 50 टॉपिक 60 बहुत टॉपिक तैयार कर लो बस। और 50 टॉपिक में से मोटा तैयार करके 50-55 टॉपिक, अब उसी में से आपको वो होना चाहिए, वो सिलेक्शन प्रोसेस मैं दे दूँगा, वो क्या होगा कि उसके अच्छे से कौन से आपके सिलेक्ट हो, और जो मुश्किल आएंगी फिर वो किसी से नहीं होंगे तो तुमसे भी नहीं होंगे, तो कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है आपको। तो ये रहेगा आपका करंट अफेयर। डीआई क्या है कि उसकी देखो क्या होता है ना, मैं जो सॉल्यूशन कहते हैं आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देखना, जो सॉल्यूशंस पढ़े हुए हैं हमारे, क्या हुआ कि अब की बार बहुत लोगों ने डीआई का पेपर किया, ठीक है, पूरा सब कुछ सही भी था, उन्होंने 60-62 नंबर ही दिए, 70-72 नहीं दिए, 72 में 70 मार्क्स 2 मार्क्स उन्होंने नहीं दिए। लेकिन जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जो चीज़ तरह से मैं करता हूँ चीज़ों को, हाँ हम लोग ने जो किया, हमारी टीम ने जो भी किया है, मेरे टेलीग्राम चैनल पढ़ा भी है, तो वहाँ पे आप जाके देख लो। वैसे अगर सॉल्व करके आप डीआई के सॉल्यूशंस वहाँ दोगे एग्जाम में, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ वो 72 में आपको 72 ही देंगे। और बहुत सिस्टमेटिक, बहुत ऑर्गेनाइज के फॉर्म में कहते हैं वो सॉल्यूशन आपके किए जाते हैं, मैं सॉल्व करके देता हूँ। तो आप ऐसा नहीं है आप, मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे को ज्वाइन करके वो सीख लो यार, कम से कम चैनल पर जाकर देख तो लो यार, क्योंकि एक्सटेंडेड तरीका क्या है भाई, कैसे सॉल्व होना जिससे आपके नंबर नहीं कटे। क्योंकि हुआ क्या कि इससे पहले 69 में नहीं दिया उन्होंने, ऐसे बहुत लोगों के साथ किया, उससे पहले वो दे भी देते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि आप, मैं दुनिया के रूल्स बताता हूँ, मैं टेक्निक्स बताता हूँ, मैं वो करता हूँ, उसके बगैर भी चीज़ें लिखी जा सकती की जा सकती है। तो मेरा क्या पर्पज़ होता है ना कि यार किसी भी तरह का, किसी भी माइंडसेट का एग्जामिनर हो, वो अगर आपकी कॉपी साइन कर रहा है तो वो अ, फिर वो आपको नंबर दे के ही रहा है, ऐसा ना हो कि वो आपको नंबर ना दे भी। एवरी सिचुएशन में यू आर गोइंग टू गेट गुड नंबर्स फॉर देम। फॉर दैट कहते हैं आई प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट विच कम्स टू मी। So that's the purpose of us कि if anybody if examiner is if XYZ जो भी हो, वो कोई भी हो, वो नंबर आपको दे। तो इस वजह से हमारा वो जो रूल्स टेक्निक्स और जो भी मैं बताता हूँ कि किस तरह से प्रेजेंटेशन और किस तरह से स्ट्रक्चरिंग सही रखनी है, क्योंकि कभी कभी आंसर राइटिंग में होता है ना कि आप, जैसे कि अभी मेरे स्टूडेंट भी कहते हैं यार सर मैंने तो थोड़ी सी बातें करी लेकिन सर ने ये देखा ही नहीं,
यार वो मैं जानबूझ के वो इग्नोर कर रहा हूँ मैं आपका ना, ऐसा थोड़ा बहुत चीज़ें मैं इग्नोर कर देता हूँ कि यार अभी 10 दिन हुआ, अभी सब कुछ पर तुरंत थोड़ा ना अटैक हो जाएगा उसके अंदर। भाई ठीक है, आपको 6 पॉइंट है, आपको किसी टॉपिक पे आपको 4 याद हैं, 3 याद है, आप 2-3 मैनेज कर रहे हो, ठीक है। एग्ज़ाम में जब जाओगे ना तो भी तब भी यही होगा। लग रहा है ना सब याद हो जाएगा, सब तो नहीं याद होगा, वहाँ भी थोड़ा बहुत मैनेज ही चलेगा। और वो मैं बताता भी हूँ कि आपको जब भी कोई आप लिख रहे हो अगर कुछ भी, तो हेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हेडिंग जब डाला करो, जनरल स्पेसिफिक रूल लगाया करो कि जिस पॉइंट को आपके बारे में मालूम हो, जिस पॉइंट को आपको, उस पॉइंट को पहले लिखा करो। मालूम हो, मेरे कहने का मतलब हो जिसमें आप कोई रेफरेंस, जिसमें आप कोई सोर्स आप रेफ़र कर सको, जिसमें आपके पास कोई डेटा हो, जिसमें कोई आपके पास कोई स्कीम्स हो, जिसमें आपके पास कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो और जिसमें आप कोई छोटा-सा डायग्राम वहाँ बना सकते हो, वो स्पेसिफिक होता है मेरे हिसाब से। और वो मैं कहता हूँ जब कोई हेडिंग डाल रहे हो तो उसके नीचे वो लाइन्स पहले लिखनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर है, इतना बड़ा कॉपी है, पूरा कितना पढ़ेगा आपका यार। तो कम से कम जो आप उसको पढ़वाना चाहते हो 2-3 पॉइंट्स अपने अच्छे से शुरू के पढ़वा दिए, बाद में अगर आपने अपने जेनरिक भी लिखा है तो आपको नंबर दे दे। तो इस चीज़ पे वो फ़ोकस करने का है। तो ये आपका जीएस-1 इसी में निपट जाता है। फिर मैं आता हूँ आपके एस्से पे। एस्से क्या है कि आप मैं ब एस्से के काफ़ी लेक्चर्स मेरे पढ़े हुए हैं। पिछला लेक्चर भी जो था एस्से का ही था, वो प्रोवर्ब्स का सेक्शन कई लोग को बहुत दिक्कत कर रहा था, तो मैंने उसको प्रॉपरली अरेंज करके, डिज़ाइन करके और ग्रुप पे तो मैंने जो दिया, मैंने एस्से कैसे लिखे जाने हैं, कैसे वो किस तरह से पूरा फॉर्मेटिंग उसकी करके दे दी है और उसमें फंडे रूल्स वही लगने हैं, उससे ज़्यादा आप लिख नहीं पाओगे और उससे ज़्यादा नहीं लगने हैं। जो मैंने बता दिया वही फाइनल है। ठीक है? और उसमें आप थोड़ा-सा इन्वेशन आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है? लेकिन इतना कर दोगे तो वो आपको 70 नंबर प 60 नंबर, 65 नंबर वो आपको दे देगा। और हमें क्या करना है, सब सारे सेक्शंस को अपने एक एवरेज बना के चलना है कि हमारे इतने नंबर इतने आ जाएँ हमारे, एक स्टैंडर्ड नंबर वो जो दे रहे हैं वो हमें मिल जाए। तो क्योंकि हमें 5 मेरा टारगेट यहाँ 500 प्लस का है, अब की बार मैं जो टारगेट कर रहा हूँ और हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं मैं लाऊँगा भी, देखिएगा आप, मैं लाऊँगा कि मेरे स्टूडेंट्स लाएँगे वो इस चीज़ को, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और जब वो मेहनत कर रहे हैं तो मैं उनके साथ, क्योंकि अभी तो मेरा गेम स्टार्ट हुआ है। गेम स्टार्ट होने मतलब कि अब 60 दिन बचे हुए हैं, अब हम इसी में इफ़ेक्टिव होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जैसे कि ये टेस्ट सीरीज़ है, आप जो है संडे को लिख दिए और उन्होंने कॉपी साइन करके आपको दे दी, कुछ नंबर्स मिल गए, कुछ सीखा ही नहीं आपने, इसमें क्या आपने सीखा? सॉल्यूशन मिल गया, कुछ आपको पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? थोड़ा बहुत चीज़ें पता चली, कुछ नहीं पता चली। यहाँ पे तो इसी वजह से मैंने कहता था ना कि हम 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस फ़ॉलो कर देते हैं, क्योंकि यार मैं पहले लेक्चर्स दूँगा कि भैया कैसे-कैसे करना है। मैं बोल दूँगा ऑडियो फॉर्म में, भैया ऐसे-ऐसे कर लो, फिर आप करोगे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? फिर उसमें जो कमियाँ होती हैं मैं कहता हूँ अभी सेक्शनल टेस्ट होगा, 1-2 क्वेश्चंस लिखते हो तो उसमें लिखवाता हूँ रूल्स बता के, उसमें कई तरह के रूल्स हैं, चाहे वो हेडिंग रूल्स हों, चाहे 80/20 रूल हो, चाहे ब्रैकेट रूल हो अपना, चाहे जनरल स्पेसिफिक जो मैं अभी बता रहा था वो रूल हो, चाहे प्रेजेंटेशन पे वर्क करने की अलग बात है, वो कुछ एक स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, मैं वो देखकर कोशिश करता हूँ कि आपकी आंसर राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए। और आंसर राइटिंग तो चलो ठीक है, ये एक फैसेट्स है, फिर नोट्स हुए, चाहे जो जो क्रूशियल चीज़ें हैं वो आपको देने की कोशिश मेरी रहती है, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ पे आपके टाइम बच जाओ, जहाँ पे और मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ से ये आ जाती है ना, हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत, यार मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं, मैं किसी को रिफ़र कर दूँ। लेकिन रीज़न ये होता है कि जब मैं किसी को रिफ़र करता हूँ, पता चला किसी ने नोट्स बनाया तो 350 पन्ने का नोट्स दे दिया है। अब यार मैं क्या रिफ़र करूँ उसको? तो फिर मजबूरी में मुझे खुद मेहनत करनी पड़ जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि उन्होंने तो, उनके दिमाग में ये है कि भाई किसी और दिमाग में क्या एक माइंडसेट होता है कि यार दे दो सब 1000, 1200, 1400, 1500 और लास्ट में कहते हैं स्क्रीनशॉट खींच के दे देना कि सब हमारे में से आ गया। अगर मैं कहता हूँ, अगर मैंने कहा कि 69 में या 68 में कि मेरे में से आया, यार तो देखो तो मैं कितना दे रहा हूँ। मेरा ये भी तो देखो कितना दे रहा हूँ मैं। पता चला कि मैं, भई कोई अगर 100% देता मैं उसका मैं 15% दे रहा हूँ, 20% दे रहा हूँ बस, कि यार इतना पढ़ना है, इतना पढ़ के चले जाओ, एग्ज़ाम में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये भी तो देखो क्वांटिटी कितनी मैं दे रहा हूँ, अब तो थोड़ी शायद बढ़ा दी है। थोड़ा-सा मुझे भी होता है कि यार इतने असर्टिवनेस से, इतने कॉन्फिडेंस से मैं कहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ ना आए। तो इस वजह से जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स होता है, मैं सोचता हूँ यार सब दो थोड़ा-सा, थोड़ा-सा मैंने भी बढ़ाया 10%। पहले मैं और कम देता था। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा-सा, लेकिन ये है कि अभी भी कि नोट्स में इसी वजह से मुझे अपने बनाने पड़े, अदरवाइज़ मुझे नहीं बनाने पड़ते। मैं इन्हीं लोग के, किसी के भी होते हैं, मैं अच्छे होते हैं जिसके मैं कह देता, रेफ़र कर देता कि भैया कर लो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ कहीं नहीं है वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो तो वो एक चीज़ है आपकी। तो हाँ, तो ये सिविल्स के हमारे सबके नोट्स जो हैं ठीक-ठाक हैं अपने, आप उनको पढ़ लो तो कहते हैं ये 60 दिन में आपका ठीक-ठाक काम हो जाएगा। नोट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ज़्यादातर चीज़ें हमें मालूम है कि कहाँ-कहाँ से चीज़ें कितनी-कितनी आ सकती हैं। तो ये है कि 50% भी, अब देखो जो टॉप करेगा उसका 70% फँसना चाहिए, अगर आपका 50% भी फँसता है तो कम से कम आप सिलेक्शन तो ले लोगे। क्योंकि ये है ना, आप हमारे पास आ रहे हो, जब हमारे पास आ रहे हो, हमारे साथ अटैच होते हो तो होना क्या है आपको?
आपके दिमाग में ये होना चाहिए ना कि अगर आप अपने आप से पढ़ते या किसी और से पढ़ते हो, पता चला कि सिलेक्शन हो तो हमारे पास आए हो तो फिर हम टॉप रैंक में पहुँचाएँगे। अगर आप कहते हैं, पता चला आप 200 रैंक पर हो, तो मेरी कोशिश रहेगी आपको कम से कम टॉप 10 में ले जाया जाए। और मैं पर्सनल कम्युनिकेशन भी कर लेता हूँ, 6 से 7 का मैंने अपना वहाँ टाइम रखा है, तो मैं कॉल्स पे भी बात करता हूँ कि भैया देख लें। क्योंकि एक चीज़ है ना, जैसे कि आप टॉप, इस समय क्या है हमारा फ़ोकस, इस समय हमारा केवल कुछ भी हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कैसे वो हमारे पास जो भी एरियाज़ हैं, जैसे मैं घूम रहा था जीएस1 में, जीएस में हिस्ट्री है हमारे पास, चाहे हमारे पास डीआई है, हमारे पास करंट अफेयर्स है, हमारे पास पॉलिटी है, हमारे पास ज्योग्राफी है, हमारे पास इकोनॉमी है, हमारे पास साइंस टेक है, हमारे पास ऐसे इनकी स्ट्रक्चरिंग, एक पैटर्न, एक डिज़ाइन हर आंसर्स के जो लिखे जाने हैं वो प्रॉपर हो जाने चाहिए हमारे। क्योंकि आप देखोगे ना आप कि पता चला वो आपको 3 नंबर दे रहा है तो बाकी अगले क्वेश्चन में भी 3 नंबर देगा, वो आपको 13 नंबर दे रहा है बाकी में भी 13 नंबर देगा। हाँ, अचानक से आपने कोई अच्छा लिख दिया तो उसने आपको 20-20 नंबर दे दिए उसमें, लेकिन आपका एक जो पैटर्न आपने फॉलो किया वो गड़बड़ हो रहा है, तो वो सब में गड़बड़ हो रहा है। तभी पता चला कि आप 67 में फेल हुए थे, 68 में फिर फेल हुए, फिर 69 में फेल हुए, तो आप लगातार फेल हो रहे हो। तो आपको स्ट्रक्चर, और भले ही आप लिख रहे हो कितने, हम पता चला आप पता मेरे को 500 आंसर्स लिख दिए, यार केवल आंसर लिखने से नहीं है, तो एक मिनिमम वो क्राइटेरिया है ना कि आप लिख रहे हो, लेकिन ये कोई एसेंशियल ही थोड़ा ना है कि लिखना, अच्छे लिखना। दैट्स व्हाई एवरी टाइम आई से ना, कीप लर्निंग कीप राइटिंग। व्हाई आई से दीस टू वर्ड्स एट द सेम टाइम, व्हाई आई ओनली से कहते कीप राइटिंग ओनली, बिकॉज़ ज़रूरी ये है कि आप का, जैसे कि आपने जो आज लिख रहे हो तो उसमें किस तरह से परिवर्तन ला रहे हो, तो वो आपका मेन वो है। जैसे आप डीआई जब पढ़ रहे हो तो वहाँ लाइन डायग्राम पढ़ रहे हो, बार डायग्राम पढ़ रहे हो, पाई डायग्राम पढ़ रहे, पाई चार्ट्स जो होते हैं उनको पढ़ रहे हो अपने। तो यार जब इकोनॉमी के आंसर्स लिखोगे या चाहे पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो, तो इकोनॉमी में अगर रिन्यूएबल एनर्जी दिखा रहे हो आप और सब अपना ब्रेकअप दे रहे हो कि एनर्जी का किस तरह से क्या है, तो उसमें आप फिगर में अपने डालोगे ना, उसमें पाई डायग्राम को वहाँ यूज़ करोगे ना। अगर कहते हैं पार्लियामेंट्री अगर प्रोसीजर्स में किस तरह से बहुत ड्रॉप हुआ है, जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में अगर एक क्वेश्चन आता है पॉलिटी का, तो उसमें बार डायग्राम बनाओगे ना कि आपका 2010 में क्या चल रहा था, फिर 2015 में क्या है, 20 में क्या है, करंट में क्या है, एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है, आप उसे मेंशन करोगे ना। तो ये सब चीज़ आपको करनी है कि नहीं, ये सब चीज़ आपको करनी है, तो आप कैसे एक दूसरे से लिंक करके आप आगे करने की कोशिश करोगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड क्या है कि आपको किस तरह से, अगर इकोनॉमिक क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करोगे ना, बजट की बात करोगे ना, बिहार की भी बात करोगे, इंडिया की भी बात करोगे ना, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है उसके बारे में बात करोगे ना, मिनिस्ट्री की किसी मिनिस्ट्री की तरफ से अगर कोई गाइडलाइंस आई है उसकी बात करोगे ना। हुँ? और हमारा क्या पिलर्स है बिहार की इकोनॉमी का या इंडियन गवर्नमेंट की कोई इकोनॉमी है, क्या किस तरह से कंडीशंस इवॉल्व हो रही है, आप उसको बताने की जब कोशिश करो, रेफरेंसेस दोगे ना, वो जब मैं ब्रैकेट रूल अभी बताता हूँ कि उतने तरीके से आप लोगों ने अच्छे से अप्लाई नहीं किया जो मेरे स्टूडेंट रूल हैं, लेकिन कुछ लोगों ने पॉलिटी में किया है उसको ठीक से, तो फिर उसके बाद आप जब इकोनॉमी करोगे तो आपको पता चलेगा ना उसका क्या रूल है, क्या चीज़ से होगा। और यार देखो, प्रेजेंटेशन की मैं अलग से शीट इसी वजह से देता हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 22,000 कॉपियाँ साइन होंगी, पता नहीं कितनी पढ़ी जाएंगी, कितनी नहीं पढ़ी जाएंगी, ठीक है? तो और जब 5,000 भी साइन होती थी, कितनी गारंटी कितनी बढ़ी जाती है। मैंने देखी है यार इन लोग की कॉपी, ये लोग तो पता चला कुछ और लिखा है, पूछा है कुछ और लिखा है, तो भी उन्होंने 3 नंबर दे दिए। यार दे दो यार। तो 10 तरह के एग्ज़ामिनर, एक ही एग्ज़ामिनर 2 कॉपी साइन नहीं कर रहा है कि वो एक तरह से एक यूनिफ़ॉर्मिटी लेके बना के रखे हो। तो पता नहीं किस तरह से, तो और लेकिन हाँ, एक चीज़ तो पक्की है, चाहे ये हो रहा है तो सुनहरे सही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड वो हैं, जो अच्छा कर रहा है, उसको अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे होता है ना कि एक लक फैक्टर काम करता है, ठीक है कि बहुत कुछ कॉमन लोग भी कहते हैं सिलेक्ट होकर निकल जाएँगे। लेकिन ये भी है कि जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, वो आगे निकलेंगे, उसका कोई दो राय नहीं है। उसमें बीपीएससी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें कोई राय नहीं है। वो अच्छों को तो अच्छा आगे लेके आगे जाते हैं, तो उसमें कोई उनको क्रिटिसाइज़ करने की वाली बात नहीं है। ठीक है? तो और मैं क्या देख रहा था हाँ, तो नोट्स वोट्स का तो ये हो गया। तो आप बैठे हैं अपना 60 दिन के लिए, आपकी वो हो रहा है कि 60 दिन में किस तरह से अपने आप को हम लेके चलें। तो अब इसमें मैं एक और आपसे बात करना चाहूँगा। हाँ, हम लोग पेपर 1 पे बात आ गए थे, पेपर एस्से में बता रहा था आप लोग को कि एस्से में हम लोग क्या वो कर रहे थे कि एस्से जब हम लोग लिखते हैं तो वो प्रोवर्ब वाले सेक्शंस में हमने एक स्पेशल लेक्चर लिया, वो जाकर आप देख लो, उसको फॉलो करो। को गारंटी मैं कह रहा हूँ नंबर 60-65 से कम नहीं मिलने हैं, और वो सबसे ईज़ी सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया उस तरह से वो उतना ओपन एंडेड है, क्योंकि पता नहीं वो इसी फॉर्मेट कहावत के फॉर्मेट में ही देंगे, बाकी तो वो चेंज करेंगे, इसको तो ऐसे देना ही है उनको। तो वो सब अगर आप उसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हो और उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हो, तो सबसे ईज़ी हो जाएगा इससे आपका, जितने भी आप एस्से कर रहे हो। तो ये इस तरह से करेंगे। आप पेपर 2 में अगर आप जाते हो, जैसे एस्से का तो अपना जो भी उसके भी वीडियोज़ हैं, उसके भी जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्या तरीके हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं,
तो उसकी भी शीट कहते हैं आपको मैं डाल दूंगा सिविल्स के चैनल्स पर, वहाँ ले तो नहीं डालता हूँ तो मैम से मांग लेना, वो नंबर को मैसेज कर दो, मैम जरा थोड़ा सा हमको वो दे दिए, दिक्कत हो रही है, तो आप ले लो उनसे, कोई इशू नहीं है, वो दे देंगे आपको, तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। तो हम लोग पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 में हमारे वहाँ, मैं कहता हूँ कि रीज़न यह हमारे वहाँ की बात नहीं है, या आप स्टैंडर्ड जो है ना, जो तरीका है, जो डिमांड है, उसको बस फॉलो करो, नंबर्स तो आपके आएंगे। पेपर 2 में नंबर क्यों नहीं आएंगे, आते हैं नंबर वहाँ पर। तो जैसे पॉलिटी का है, तो पॉलिटी आपको अच्छे से करनी है। कहाँ से करनी है? अब पहले तो यार देखो, मैंने अब तो बना रखे हैं सब, धीरे धीरे हमारे नोट बन गए, तो मुझे लगता है कि इसमें से आ जाएगा, उसमें से फंस जाएगा, तो मैं कह देता हूँ भाई, और कुछ बचे हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं, अच्छे मुझे लगता है, तो 5-6-7 क्वेश्चन आपको दे दूंगा टेस्ट में, अभी जो होंगे उसमें जो बचेंगे क्वेश्चन, उसमें से हो जाएंगे कंप्लीट। हाँ, तो आप लोग उसमें अगर विजन का जो टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी ठीक होते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, और हमारे सिविल्स के आप कर ले सकते हो। बाकी मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देख रहा हूँ किसी को उस फील्ड में। और लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो पढ़ देना उसको, कोई तो इसमें से ही आपका हो जाना है काम। तो पॉलिटी के वो नहीं है, लेकिन पॉलिटी का भी जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वो आपको समझ में आना चाहिए कि पॉलिटी में गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की 10-15 स्कीम याद रखो, बिहार गवर्नमेंट की 10-15 स्कीम याद कर रखो, सेकेंड ARC की कहते हैं, पूरा सब कुछ नहीं याद करना है, लेकिन वो 14 जो रिपोर्ट्स हैं ना, उनके रिपोर्ट्स के नाम याद कर लो, क्योंकि जब कुछ लिखा करोगे ना, उनके नाम बस डाल देना, जो लिखोगे यार उतनी बड़ी रिपोर्ट है ना, जो तुम कहोगे उसके कंटेस्ट में वो उन्होंने कहा ही होगा। तो वो अगर आप 14 जो रिपोर्ट्स हैं वो रट लो, और वो जो सेकंड ARC का मेंशन कर दोगे, तो एक बहुत अच्छा वो करता है। नीति आयोग की जेंडर रिपोर्ट है, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। आप जो आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, वो ब्रैकेट में आप वो कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, किसी भी केसेस को रेफ़र करके, वो मैंने स्पेशल तो एक उसका मैं बूस्टर फॉर्म में भी वो सबको दे दूँगा, आप ले लेना, सब लोग कहते हैं। और मैं ऐसे देता नहीं हूँ यार, क्या है ना कि आपको लगना चाहिए ना कि आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, पूछ लो, आप एक मैसेज करोगे मैम के पास, मैम आपको दे देंगे। तो उसका कोई इश्यू नहीं है। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब यहाँ पढ़ेंगे, जब आपके में जजमेंट मिलेंगे, पार्ट्स मिलेंगे, शेड्यूल्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, कमेटी और कमीशन की रिपोर्ट्स मिलेगी आपको, और ये जो मैं सेकंड ARC बताया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब ये सब डालोगे ना पॉलिटी में, ये सब चीज़ें, और बहुत कुछ कोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कभी बोला है या फिर किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा है, तो अगर वो आप उसको मेंशन कर रहे हो, वेल डिफाइन, वेल जो स्ट्रक्चरिंग है, जो मैं रूल्स आंसर राइटिंग के फंडेज के मैं लेक्चर्स देता हूँ अपने, वहाँ आपको दिए, आपने पढ़े। पहले लेक्चर जो भी जितने भी अभी लोग सुन रहे हो इस वीडियो, पहला लेक्चर जाके फिर से एक बार देख लो, क्योंकि उस समय तुम लोग ने स्टार्ट किया था तो शायद उतना चीज़ें नहीं समझ में आई हूँ कि ये हेडिंग रूल का क्या इंपॉर्टेंस है, जनरल स्पेसिफिक का क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट रूल का क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी उस समय नहीं समझ में आई हूँ। एज इट इज़ रूल का क्या इंपॉर्टेंस है, नहीं समझ में आई हूँ। लेकिन आज के डेट में जब वो जाओगे दोबारा से वो देखोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा हाँ यार, यही तो हम लोग कर रहे थे, और इसको सर ने ऑर्गेनाइज कर दिया है, तो अगर इसको देख के जाएंगे तो एग्जाम में कहो हम क्लिक होगा, अरे सर ने कहा था ये यार, ये डाल दो, सर ने ये कहा था ये डाल दो, तो आप डाल दोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। और क्या होता है ना कि 60 दिन में आपको क्या एक चीज़ पर फोकस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश करना है, पढ़ना तो बहुत कम है, और लिखना थोड़ा-सा है, कि वो लिखोगे तभी ना पेपर पे स्ट्रक्चर, मैं कह रहा हूँ कि आप डेली यार बैठ के ढाई-ढाई 3-3 घंटा लिखो ना, कि आपको लगे यार कि जो भी फंडे रूल समझ रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा। यार कम से कम एक क्वेश्चन में 4 पार्ट होते हैं जो 38 नंबर के, तो मुझे मालूम चल गया है ना, उनकी हेडिंग कैसे बनाना है, कोट्स कैसे, मैंने कुछ रटे हैं वो मैं डाल दूँगा, और कुछ मैं इंट्रोडक्शन लिख लूँगा ठीक से, प्रेज़ेंटेशन शीट सर ने दी थी, तो वो किस तरह से डायग्राम के फॉर्म में वो कैसे एडजस्ट हो सकती है वो मैं बना दूँगा। फिर मैं सारी हेडिंग डालूँगा, फिर उसमें मैं क्या करूँगा, कुछ मेरे को जो मालूम हुआ मैं जनरल स्पेसिफिक रूल लगा के सारी हेडिंग के अंदर चीज़ें भरता जाऊँगा, और कहीं कोई छोटा-मोटा बिहार का डायग्राम हुआ, चाहे वर्ल्ड का डायग्राम हुआ, चाहे इंडिया सिनेरियो का डायग्राम हुआ, तो उसमें मैं कैसे एडजस्ट करूँगा। और लास्ट में क्या करूँगा मैं, अगर चैलेंजेस हैं, चाहे वे फॉरवर्ड हैं, चाहे कंक्लूजन है, तो मैं उसको सब हेडिंग्स देता रहूँगा उनको, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में हमने देखा गया है कि डाइवर्सिफिकेशन की बड़ी वैल्यू है। तो सर जो कहे थे डाइवर्सिफिकेशन लाने को, मैं उस पर सब लाने की कोशिश करूँगा उसमें। और वे फॉरवर्ड के मैं बताता हूँ, यार जानते हो क्या होता है, उसको चेंज किया करो हमेशा, वे फॉरवर्ड कहा करो, वे अहेड कहा करो, हाँ, अ माइल्स टू गो कह दिया करो, कुछ ऐसे लाइन्स चेंज कर दिया करो कि वो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लिखे। जैसे मैं एस्से में कहता हूँ ना कि आपको एस्से क्या लिखना है, एस्से आपको 3 फ़िल्में, शॉर्ट फ़िल्में बनानी है, जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, जो बहुत इग्नाइट करें रीडर को नहीं, आप एग्ज़ामिनर, आपको उसको खुश किया, नंबर लिया, काम बना हमारा, आगे बढ़े हम। ठीक है, तो 60 दिनों में आपको क्या है,
इस पे बात हो रही थी सेकंड पेपर की। तो ये पॉलिटी का सेक्शन था, ये इस तरह से आपका निपट जाएगा कि आप अगर विजन के जो वो होते हैं, क्या नाम है, सॉल्यूशंस जो होते हैं वो टेस्ट सीरीज़ के, वो पढ़ना, बुक मत पढ़ना। वो उसी में एक बार आपने टॉपिक्स जो देखोगे उसमें काम भर के आपको मिल जाएंगे। सिविल्स का देख लो यार, हमारा देख लो, फिर कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ, क्योंकि हमने बहुत कम्प्रहेंसिव करा रखा है, तो उसमें से वो ठीक ठाक आ जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो और अगला सेक्शन आता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी का यार वो कर रहे हैं, किसी की होल्ड नहीं है उस पर। मेरा जो स्पेशल लेक्चर आएगा मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो कहीं आपको कुछ मिलेगा ही नहीं उसका। वो उसका रामबाड़ा जो इकोनॉमी का है वो मेरे पास ही है, और मैंने कहीं देखा भी नहीं। कहीं अच्छा होता तो मैं बता देता हूँ। बेसिक के लिए आपके जो चलता है, रामेश्वर सर का नोट्स होता है, वो ठीक ठाक होता है। अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ठीक है, बेसिक अपने पढ़ने उड़ने के लिए तो आप वहाँ उनका ले लो, यूपीएससी का नोट्स है। लेकिन यार बेसिकली है कि आपकी हो जाता है। और लेकिन अगर हमारा देख लोगे तो जैसे बीपीएससी एज अ बीपीएससी कंसर्न, क्योंकि रीज़न ये नहीं है ना यार कि हमने पोथा बना दिया है, हम थोड़ा ही बनाएंगे उसको, थोड़ा होशियारी से आपके दिमाग में इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। और वो लेक्चर मेरा आएगा, और वो लेक्चर ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ उसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर होता तो मैं बता देता इकोनॉमी का। सबकी हालत ख़राब है कि वो इकोनॉमी कैसे एडजस्ट होगी। जो पुराने लड़के हैं जिनका इकोनॉमी एज एन ऑप्शन, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाकी कहते हैं बहुत दिक्कत होगी, वो हम ही बताए हैं उन्होंने। अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी इकोनॉमी स्टार्ट होगी, मैं आप लोग को दे दूंगा वो। मैं जैसे मैंने साइंस टेक का आप लोग का किया ना हिसाब किताब सही, कि मैंने कह दिया भाई इसमें से आएगा, मैंने जो नोट्स बना दिया। सो वो नोट्स अगर मैं उसको वो करूँ, श्रिंक करूँ, तो वो 70 ही 80 पेज के नोट्स हैं। लेकिन वो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं आंसर राइटिंग फॉर्मेट देने की सारी कोशिश करता हूँ कि आपको दिमाग ना लगे, आपका ब्रेन जो उसी की तरह ट्यून कर जाए, और आप आंसर के फॉर्मेट में ही उसको पढ़ डालो सब कुछ, और आंसर वहाँ एग्जाम में लिख दोगे उसी तरह से आप लिख डालो। तो साइंस टेक का आपका करवा दिया ना, आपको देखा ना यार, वैसा नोट्स कहते हैं आप देखोगे कहीं नहीं देखोगे, वो बहुत मेहनत से बना है। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी भी के लेक्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे 2-3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा हाई लेवल पे जाके वो बनाया गया है। उसको ही, उस अंडरस्टैंडिंग को, अगर उस पर्सपेक्टिव को आप समझोगे, तो वो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो आप एडजस्ट कर दोगे। और इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो बहुत मुश्किल है, 60 दिन के अंदर उसको समझ पाना, वो एडजस्टमेंट उसमें करना ही पड़ेगा जो मैं बताऊँगा। तो मैं डाल दूँगा कहते हैं, बस ज़्यादा दिन नहीं, मंडे तक वो लेक्चर आ जाएगा, तो वो मैं डाल दूँगा। तो वो उसमें इकोनॉमी वहीं से आपकी होनी है। और जो बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक के लिए कुछ के लिए वो 71st वाले जो हैं, वो आईसी ढिंगरा जो होती है एनसीईआरटी, वो उसको पढ़ा लो आप लोग। ज्योग्राफी का सेक्शन है, जैसे यहाँ पे बहुत हल्ला होता रहता है कि ऐसा है कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। यार यूपीएससी क्वेश्चन तो यूपीएससी वाले खुद नहीं पढ़ पाते हैं पूरा, इतने साल से हो रहा क्वेश्चन, तुम जाओगे सब उसका क्वेश्चन वो पढ़ने के लिए कि वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, आप वहाँ से नहीं पढ़ सकते हो वहाँ से, ठीक है, कॉल्स आ जाती है बीच में, तो इस वजह से वहाँ पर तो मैं रोक रहा था। आप नहीं पढ़ सकते हो सब कुछ वहाँ पर जाके। तो ये है, मैं बता रहा हूँ ज्योग्राफी का ऐसा सेक्शन है कि वो 15 में जो क्वेश्चंस आए, 14 में जो क्वेश्चंस आए, वो वहाँ से एक दो एक उठा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो ज्योग्राफी का सेक्शन आप जाके थोड़ा सा पुराने क्वेश्चंस, और वो आप एक लिस्ट दूंगा मैं इंडेक्सिंग की, तो वो थोड़ा सा वहाँ से देख लेना। ऐसा नहीं है कि वहाँ से आप कुछ भी पढ़ोगे, यार वो खत्म ही नहीं हो सकता है। जो मेरे साथ यूपीएससी के स्टूडेंट है वो तो खत्म नहीं पा रहे हैं, तुम सोचोगे कि तुम पढ़ के खत्म कर दोगे, इतना ही। हाँ, तो वो सब में मत फंसना उसना, यूपीएससी उसी क्वेश्चन वोश्चन का ये सब कहानी है यार, कहते हैं वो एक एक वीडियो बनाने के लिए। आप देखिए मैं बताता हूँ आपको कि यूपीएससी कैसे रिपीट कर रहा है बीपीएससी। हाँ, तो वो सब कहानियाँ हैं, बस उसमें ये है कि ज्योग्राफी का वो पूछ रहे हैं वहाँ से। तो आप 20-25 क्वेश्चंस वो हैं, आप पढ़ लो उनके सॉल्यूशंस में कि हाँ ये पूछ रहे हैं, और चांसेस है कि यहाँ से पूछा है आपकी, यहाँ से पूछ देंगे, तो मे भी पेपर सेटर वहीं का हो, तो वहाँ से वो देगा। तो उसके लिए आप वहाँ पर वो कर सकते हैं। और एक बुक है लैंड एंड पेपर की, बिहार की आती है, बड़ी अच्छी ज्योग्राफी की, उसका मैं जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो उस किताब से आप ज्योग्राफी और इकोनॉमी के जो सेक्शन से काफ़ी हद तक दोनों में हेल्प करता है वो, तो वो किताब आप देख सकते हो। एल्सवाइज कहते हैं ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार का कोई लेक्चर हो, अगर किसी यूट्यूब पर कुछ दिख जाए तो एक बार दिख डालो ज्योग्राफी का, क्योंकि वो एक बिहार का क्लाइमेट हुआ, बिहार का मानसून हुआ, बिहार का वेजिटेशन हुआ, तो वहाँ से वो पूछेंगे। तो वो बिहार का वहाँ से हमें करना है। और ज्योग्राफी का भी वो अपने आप को, क्योंकि ये थोड़ा सा ये सेक्शन के साथ ये हुआ ना, इस सेक्शन में थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर देने वाला था बड़ा लिबरल था। तो नंबर इन्होंने इस सेक्शन में भले ही थोड़ा सा बहुत लंबा है ये, तो पॉलिटी से अच्छे नंबर इन्होंने ज्योग्राफी में दिए थे। तो ज्योग्राफी आप लोग देखेंगे यहाँ से, ज्योग्राफी बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, आप बीपीएससी से भी देख सकते हो। तो आप इस चीज़ को आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका वो। अब साइंस टेक पे हम आते हैं कि साइंस टेक का
क्या क्या करना है। और ज्योग्राफी में भी जानते हो जिस तरह से डायग्राम्स बने हुए हैं उसका एक पूरा वो है। बिना डायग्राम के कोई ज्योग्राफी नहीं होती, बिना डायग्राम के कोई याद नहीं होता। बनने हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज़ द की टू गुड मार्क्स। अगर वो नहीं अच्छा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। साइंस टेक में आ रहे हो, साइंस टेक का मैंने पहले बताया। साइंस टेक बिहार का ये होता है कि व्हाट साइंस कैन गिव टू ह्यूमैनिटी, व्हाट साइंस कैन गिव टू बिहार, दैट्स द थीम ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द बिहार। तो यही उसका थीम होता है, उसी को देख के हमारे नोट्स बनाए गए, उसी के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसिंग हो रही है। तो उसके नोट्स आप लेना चाहो तो हमसे ले सकते हो। उसको पढ़ डालोगे यार तो हो जाएगा इस समय, शॉर्ट समय में। उसके ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, और वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में दिए गए हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी साइंस टेक के सेक्शन में। और तो साइंस टेक आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 2 में आप इस तरह से अपने आप को निकाल के ले सकते हो। और ऐसे का जो वीडियोस पढ़े हैं उससे आप देख सकते हो। और अपने आप को लिमिट करो, लिखना शुरू करो। लिखना 2-3 घंटा है ही, पढ़ना है ही। अपने आप को थोड़ी अपने आप को बांध लो 200 क्वेश्चंस के अंदर कि यही 200 क्वेश्चन है पेपर 1 पेपर 2 में। इसी में से हमको बस तैयार करके जाना है। 3-4 क्वेश्चंस डेली अगर करते हैं हम तो 4 5 ज़ा 200। मेरा मतलब था कि 4 इंटू 50 जो है वो 200। तो उससे आप लोग कर सकते हो अभी भी आराम से अपना ये 60 दिन में अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। क्या होता है कि आपको कंसोलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम में, जो लास्ट टाइम बताना चाह रहा हूँ मैं। ये कंसोलिडेशन क्या बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कंसोलिडेशन के लिए आपको क्या करना है, एक रजिस्टर ले लो, और जो भी आप लिखते हो वो कुछ भी करते हो, जैसे आप हिस्ट्री लिख रहे हो और पाला आर्ट लिख रहे हो तो पता चला हमने 10 डायग्राम बनवाए हैं, ठीक है, हमारे आंसर में दिखते हैं 8-10 डायग्राम, और कुछ कोट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो वो बस एक पन्ने में अपना, वो 6 पन्ने का क्वेश्चन था लेकिन आपने उसे एक पन्ने में शॉर्ट आंसर में उसको बना कर रख दिया, ठीक है। आपने एक पन्ने पे जितने भी आर्टिकल्स थे, जितनी भी कमिटीज़ थी, जितनी भी सेकंड ARC की रिपोर्ट्स थी, वो आपने 4-5 पन्ने में पूरा अपना, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम दे रहे हैं वो आपको नोट्स के फॉर्म में, लेकिन आप अपने हाथ से लिख दोगे तो एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगी, तो वो हमने आपको दे दिया, तो वो आप अपने पास रख लो। तो इसी तरह से कंसोलिडेशन की जो भी कॉपीज़ हैं पूरी, तो वो अपनी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि जैसे अनुप्रिया हो चाहे अंकिता हो, तो इनके पास फाइनली जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे 2 रजिस्टर थे इनके पास। इनके पास बस 2 रजिस्टर थे, और 1-1 दिन का गैप दिया है, वो उस रजिस्टर को बार-बार पढ़ के और वो जाके वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने उस चीज़ को। क्योंकि आपको यहाँ ये नहीं करना है ना कि आपको कितना नॉलेज बेस आपके पास होना चाहिए, आपको तो ये है कि कितना अच्छा आप एग्ज़ीक्यूट करो ऑन पेपर 3 घंटे के अंदर। तो इस बात पे फोकस होना चाहिए ना आपको। तो उसका ये जो कंसोलिडेशन की कॉपी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक्स इसी से बनती हैं, इसी से नंबर्स आते हैं, सब कुछ। आप कितना लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर फाइनली आपके लिए कंसोलिडेट नहीं है कि एग्ज़ाम में किस तरह से हमें उसको रिप्रोड्यूस करना है। और यहाँ पे देखिए, जिन्होंने पैटर्न पकड़ लिया है बिहार का, क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं, कुछ भी नया बहुत का ज़्यादा नहीं आता है। 15-20% नया आता है यार, तो क्या है यार, एग्ज़ाम क्या करेगा, कुछ नया भी नहीं देगा। और दिक्कत उनके लिए है जो केवल बिहार पढ़ाते थे, जो बिहार करते थे, उनको लगता था बड़ा मुश्किल बिहार कर रहा है। अरे मुश्किल क्या कर रहा है यार, मुश्किल हमेशा था। 67 भी मुश्किल था, 66 भी मुश्किल था, ऐसा थोड़े ना हो गया मुश्किल हो गया है। सब मुश्किल था, जिन्होंने निकाला तब कंपटीशन तब भी मुश्किल था, अब भी मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मुश्किल हो जा रही है। यार स्टूडेंट तो कल भी थे, आज भी थे, आज भी उतनी सीटें वैसे ही हैं। कल शायद कम ही सीट थी, आज ज़्यादा सीट हैं। तो मुश्किल तो आज एग्ज़ाम तो आज आसान हुआ ना। एग्ज़ाम में जितने लोग को लिए जाने उससे आसान और मुश्किल होता है। ये थोड़ी ना होता पेपर में क्या आसान क्या मुश्किल होता है। तो उस चीज़ को ना, हाँ, तो टीचरों के लिए दिक्कत है कि भाई उनको पढ़ाना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, वरना रटे रहते थे एक चीज़, कहते हैं सोचना ही नहीं है कुछ। हाँ, आए बोलना शुरू किया, लिखवाना शुरू किया। यहाँ ये है कि आपको अपने आप से दिमाग लगाना है, टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, अपने आप को सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। करवा रहा आपसे, भाई कीजिए, क्या दिक्कत है। एग्ज़ाम कल आपको अधिकारी बनना है, जिला चलाएँगे आप, कहते हैं अपने जिलाधिकारी के साथ एक समन्वय बैठा के, तो आप कोशिश कीजिए कि वो आप चीज़ करने की। तो आपको ये कंसोलिडेशन की कॉपी बनेगी, इसमें इस तरह से आप चीज़ें लिखेंगे, हर सेक्शन का कुछ कोट्स लिखेंगे, कुछ डेटा लिखेंगे, कुछ फैक्ट्स लिखेंगे, हर टॉपिक के हिसाब से लिखेंगे। और जो भी आप कर रहे हैं, जैसे मैंने हिस्ट्री बताया, जैसे मैंने पॉलिटी का बताया, जैसे पॉलिटी का फेडरेशन क्वेश्चन तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया को फेडरेशन नहीं कौन सी फेडरेशन कहते हैं, किसने कहा कौन सी फेडरेशन, वो वाला कोट्स आपने लिख लिया। फिर ऐसे क्या ऐसे कौन से डायग्राम बना दिए जाए जिसमें फेडरेशन और दिखाया जाए, तो पता चला आपने एक बना दिया यूएस का फेडरेशन का, इंडियन फेडरेशन का। यूएस का फेडरेशन क्या है, वो स्टेट्स खुद आती हैं, तो आपने कुछ सर्कल बनाए और कुछ स्मॉल वो बनाए और दिखाया कि यूएस स्टेट्स खुद आ रही हैं कि एक फेडरेशन की तरफ, कैसे फेडरेशन वहाँ जनरेट हो रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे कहते हैं जो सेंटर जो विद इन स्ट्रॉन्ग इनफ है,
तो वो अपने आप को सेंटर में रखता है अपने आप को, तो वो आप चीज़ वहाँ पर रखोगे, आप वो डायग्राम बना के आप रख लोगे कि और किस तरह से सिस्टम काम करता है। एक कुछ ऐसी जहाँ भी हैं जहाँ पर दोनों सिस्टम काम करते हैं, फेडरल और यूनिटरी का, इस तरह से क्वासी फेडरल का मतलब मोटी ये है कि आपको पता है कि यार क्या क्या हमें एग्ज़ाम में डालना पड़ेगा, ये मैं भूल भी सकता हूँ। और जैसे जो मैं रूल्स बताता हूँ जहाँ लिखे रहने चाहिए कि हाँ यार उन्होंने बोला ये डालना है, तो ऐसे पढ़ते रहोगे। एक कंसोलिडेशन की कॉपी आप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स सारे लोग बनाओ कंसोलिडेशन की कॉपी, और आप भी यही कहो यार ये सब पढ़ के जा रहे हैं वहाँ पर, और फाइनली क्योंकि यार कुछ तो होगा ना यार, 70% मैं हल्ला कर रहा हूँ, 70-80% आते हैं अभी तक आए हैं यार, हल्ला नहीं कर रहा हूँ मैं, जाके पूछ लो भैया जो सिलेक्टेड लोगों से आए हैं पेपर। अगर अंकिता के 67 में अगर 170 नंबर आ रहे थे, 68 में उतना नहीं फंसा था, लेकिन ये था कि अब हम लोगों ने टाइम ज़्यादा वो कर दिया, स्पेंड करती है साल भर, और हमारे पास मिल गया तो हमने फिर तो उतने ही नंबर फिर से आ गए। लेकिन 67 में उससे पूछ लेना, आप लोग उनसे पूछना अपना मैम से, पूरे पेपर फंस गया था, ऑलमोस्ट पूरा पेपर फंस गया था सेकंड पेपर, ठीक है। तो सेकंड पेपर तभी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है, पूरा फंसा था। तो इसी वजह से ये है ना, कम से कम इतना पढ़ के जाओगे कि इतना फंस जाएगा, और जो नहीं फंसेगा उसको अपने रूल ऑफ एवरेज से उसको बैलेंस करेंगे, उसके अलग टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, कैसे वो करना है। जब इतना लिख लेते हो ना तो अपने आप हो जाती है एडजस्ट। तो ये कंसोलिडेशन कॉपी ज़रूर बनेगी, समरी कॉपी भी इसको कह सकते हो आपको। हाँ, स्ट्रक्चरिंग में बता रहा था ना, स्ट्रक्चरिंग आप देख लो कहते हैं सारे सेक्शंस की, कि हिस्ट्री में क्या कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, कैसे कोट्स लिखने हैं, कैसे वो इंट्रोडक्शन लिखने हैं, कैसे हेडिंग लगानी है। इसी तरह से पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी को कैसे अप्रोच करना, साइंस टेक को, ज्योग्राफी को, सबके 4 5 6 7 क्वेश्चन। आप बहुत नहीं लिख सकते हो टेस्ट सीरीज़ के पीछे ये, तो कम से कम इतना कर लो ना, 5 5 क्वेश्चन सबके लिख लो सारे एरियाज़ के, कि 5 पॉलिटी का आंसर लिख लिए मैंने, 5 इकोनॉमिक लिख लिए, 5 ज्योग्राफी के लिख लिए, 5 साइंस टेक के लिख लिए, 5 हिस्ट्री के लिख लिए। तो ये मैंने 10 दिन में मेरे लिख लिए, और मुझे पता चल गया ये स्ट्रक्चर मैं इसी तरह से रट रहा हूँ, और मैं एग्ज़ाम में ऐसा ही छाप के आऊँगा वैसे ही। तो ये सारे, और पता चला कि आप हिस्ट्री लिख रहे हो, पता चला आप 1 महीने 20 दिन हिस्ट्री लिखने लगो ना, यार ऐसा मत करो, अभी दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं। 2 दिन में आपने अपना फिक्स कर लिया, आपने कंसोलिडेशन कॉपी और समरी कॉपी में आपने लिख भी लिया कि ये स्ट्रक्चरिंग मैं फॉलो करने वाला हूँ एग्जाम में, हिस्ट्री के लिए, ये इकोनॉमी के लिए, ये ज्योग्राफी के लिए। तो वो आप 5 5 क्वेश्चन लिख के सारे एरियाज़ में देख लो। तो ये होता है ना कि आप इस तरह से क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि मेरे को क्या करना है किसी भी एरिया में, जब मैं रिवॉल्व करूँगा, जब मैं डीआई सॉल्व करूँगा, मैं क्या अप्रोच रखूँगा। तो आपको सारे एरियाज़ की अपनी अप्रोच कहते हैं, ऑन पेपर कहते हैं, अपना बना के रख लो। और मुझे क्या कहना था, हाँ डाउट होगा तो डाउट पूछना भाई, कहते हैं अभी इस लेक्चर के बाद भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं 6-7 की टाइमिंग रहेगी, उसके बीच में आप डाउट्स पूछ सकते हो। स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। प्रेजेंटेशन शीट आपको दे रखी है, जो भैया उसको फोटोस्टैट निकाल लो, वो एग्जाम में नहीं बनेगी, मैं बता रहा हूँ ना। वो साइन और कॉस का जो कर्व बनवाता हूँ मैं, हाँ, तो चलो पता नहीं कैसा दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है, तो जो मैंने चीज़ें बताई, समरी कॉपी आपकी बननी है, कंसोलिडेशन कॉपी बननी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन के लिए अलग से जो शीट दी उसको यूज़ करते रहना है। जो लेक्चर्स दिए गए थे शुरू में आपको लोगों को, हाँ वो उस लेक्चर्स को आपको यूज़ करना है, उस चीज़ को कि जितने रूल सिस्टम, हेडिंग रूल और ये सब जो मैं बताता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आपको स्ट्रक्चरिंग हर एरिया की आपको करके अपने कॉपीज़ में रख लेनी है। और जो बाकी चीज़ें जो बताई गई हैं आपको, कि ज्योग्राफी में क्या रखना है, इकोनॉमी में क्या रखना है, फिगर्स वगर्स कैसे वहाँ बनने हैं। अगर रॉक्स पूछ रहा है तो रॉक सिस्टम में कौन कौन से फिगर बनने हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स देने हैं, तो वो रॉक सिस्टम एक जहाँ रख के आप रख लोगे। अगर मानसून्स का भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो पता चला कि नेक्स्ट टाइम कुछ और पूछेगा, तो वो डायग्राम बना के रख लोगे, भैया ये पूछेगा, ये अपने आप को हमको यहाँ एडजस्ट करना है। क्योंकि लास्ट पता चला एक दिन जब मिलेगा ना, तो उस दिन जितना पढ़ के जाओगे 24 घंटे में, 12-13 घंटे में, तो वही जाके कल लिख पाओगे। ये नहीं होगा तुम्हें 1 महीने पहले की बातें याद आएंगी। और तुम्हारा बीपीएससी तो बहुत शरीफ आदमी है, यूपीएससी हो तो एक साथ करा देता है, यूपीपीसीएस भी करा देता है एक साथ एग्जाम, कहता है कोई टाइम नहीं, पढ़ लिए। ये अब तुमको टाइम दे रहा तो इसको तो इस्तेमाल करो ना। तो वो 12 घंटे जब तुमको देगा, आ जाओगे एग्जाम देकर, रात मिलेगी 6 घंटा पढ़ने के लिए, दूसरा दिन मिलेगा 12 घंटा पढ़ने के लिए, 18 घंटे में तो पूरा पेपर एकदम बहुत अच्छे तरह से रिवाइज हो जाएगा। तो GS1 और GS2 आराम से अच्छे से कर लेना अपना। ऐसे में जो बताया हूँ, जो रूल्स हैं उसके, जो कॉपीज़ हैं और जो चैनल्स पे पड़ी हैं उसको आप देखना, और जो लेक्चर्स दिए गए हैं उसको भी देखना। आगे भी मैं बताता रहूँगा, आता रहूँगा। तो ये लंबा हो गया है काफ़ी लेक्चर, लेकिन ये है पढ़ाई लिखाई की बातें हैं भैया, जानना होगा तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं इस चीज़ को। तो सारे सेक्शन में ये कंसोलिडेशन कॉपी, समरी कॉपी, स्ट्रक्चरिंग आपकी देखना है, किस तरह से आपको अपने सारे एरियाज़ में घूमना है, किस तरह से 5-5 आंसर्स लिख के रख लेना है आपको अपने सारे एरियाज़ में।
ठीक, नोट्स आपके कैसे आपको होना चाहिए, कौन से सोर्सेज अप्लाई करोगे, 2-3 दिन में बैठ के अपने कैसे कुल्हाड़ी मजबूत करनी है, क्या-क्या करना है, इन सब चीज़ों को कर लो, प्रॉपर्ली अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर लो। ये एग्ज़ाम बहुत आसान है, उतना मुश्किल है नहीं। ये 60 दिन में भी अभी से स्टार्ट करोगे, पहले से तैयारी कर रहे होगे तभी प्री क्वालीफाई हुआ, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं होगी। प्री तभी क्वालीफाई हुआ, कुछ तो नॉलेज होगी तभी। तो उसका यूटिलाइज़ करके ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, जो हिम्मत हारेगा नहीं वो निकल जाएगा, और जो हिम्मत हार जाएगा वो टूट जाएगा, ठीक है? क्योंकि रीज़न ये है ना कि हमारे वहाँ से जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं यार, तो अभी तो चलो ठीक है, एक बार 100 बच्चे देंगे यार, जब 25-30 बच्चे एग्ज़ाम ही देते थे तो उनमें रिज़ल्ट ले लाना कितना टफ़ काम था। लेकिन हाँ, ये था कि और ऊपर बहुत टफ़ था ना उसमें, लेकिन ये था कि हम अप्रोच सही रखते थे, उनको कहते थे यार क्या है ना, जहाँ पे 5,000 लड़के जाते हैं तो वो उनको लगता है कि आप 5,000 के बीच में कम्पीट कर रहे हैं। हमारे पास आओगे तो तुम एक्सीलेंस के साथ कम्पीट कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें रुकने नहीं दूँगा। भाई 50 रैंक आई थी, वो भी बच्चे हमारे साथ हैं भैया, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि तुम्हारा हम नहीं वो हम हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है, उतना हम देख नहीं सकते हैं, उतना कोई देख भी नहीं सकता यार। वो तो जब भी अभी तो पढ़ा रहा हूँ, पैसे मैं बाद में कमाऊँगा, तो अभी तो पढ़ा रहे हैं, अभी ठीक से सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग फ़ोकस कीजिए कि अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। जो बातें मैंने कही है वो मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा अब, और आप पूरे वीडियो को देखिए, उसको समझिए, और चैनल वैनल को लाइक कर सकते हो तो अच्छी ही बात है, लाइक कर देना। और इस वीडियो को और लोगों को भी पहचाना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको, कलीग्स को, उनको भी देखना, उनको भी समझने, इस एग्ज़ाम को समझने की एक क्षमता उनके अंदर उत्पन्न हो, और बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करें। तो और कर ले जाएँगे कहते हैं, क्योंकि होता है ना, सारे इस सारा दिमाग का खेल है। अ, हमारे साथ तो जब भी स्टूडेंट आए तो उन्होंने कहा सर सिलेक्शन हो जाए, बस यही हो जाए। अब कहते हैं लोग कि क्योंकि अब क्या होता है ना, सिलेक्टेड बच्चे भी आते हैं तो उनको ये होता है कि रैंक इम्प्रूव करनी है। तो वो हम मुझसे कह तो नहीं सकते यार सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट हम पहले ही से हैं सर। कुछ ऐसा कर दो सर कि हम ऊपर पहुँच जाएँ। जो डीआई जो डिप्टी एसपी पोस्ट है या डिप्टी कलेक्टर पोस्ट है, हमें वो मिल जाए हमें। हाँ, मिल जाएगी आपको। जो कहा जा रहा है आप उसको कीजिए, सिंसियर रहिए अपने एफर्ट्स के साथ, ईश्वर देखता है और ईश्वर आपके साथ रहेगा। ठीक है? और होशियारी से हमें काम लेना है। तो यही नहीं है, वही कह रहा हूँ ना, कोई अंधे में पता चला यूपीएससी, किसी ने कह दिया यूपीएससी से आता है, पता चलो यूपीएससी, यार यूपीएससी वाले खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं सब कुछ अपना, और आप चले बीपीएससी वाला माइंडसेट लेके, बीपीएससी वाला वो सब कुछ आप लगे यूपीएससी के पेपर की तरफ भागने लगे। तो प्रैक्टिकल होने की चीज़ है, प्रैक्टिकल हर चीज़ में प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आप कैसे अपने मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट लाएँ, ये कहते हैं सारा गेम है। क्योंकि यार देखो ऐसा है ना, मेरे वहाँ जो लड़के जो टॉप अप किए हैं ना, बड़े नॉर्मल बच्चे रहे हैं वो, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी रहे हैं, लेकिन नॉर्मल बच्चे भी रहे हैं। भाई उनकी केवल क्वालिफ़िकेशन बीएससी, उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन सिंपल बीएससी, एमबीए किया, या फिर क्या नाम है अपना, कोई बीकॉम या इस तरह कोर्स किया है, लेकिन रैंक उनकी देखोगे शानदार रहेगी। अब जो यार आईआईटी से कोई आ रहा है तो होशियार तो हो गए, तभी आईआईटी वाईटीज़ किया, लेकिन उनको भी हम पिछाड़ देते हैं, अपने ट्रेनिंग दे के अच्छे से उनको भी पिछाड़ दे रहे हैं। उसके पीछे केवल ये है, कॉन्सेप्ट रखो, एटीट्यूड अपना सही रखेंगे, अपनी अप्रोच सही रखेंगे, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो हम स्ट्रॉन्ग करके वो उनको भी ओवरकम कर दे रहे हैं। क्योंकि अब क्या बताएँ, 15 बार तो एग्ज़ाम हमने मेंस का किसी न किसी तरह का यूपीएससी, यूपी अपना देख कर दिया है हुआ है। तो जितनी बार एक बार हम निकल जाते हो तो उतनी चीज़ें सीख नहीं पाते। हाँ, हुँ। जैसे प्री में कितनी चीज़ें मैं सिखाता हूँ शायद, जबकि प्री में फ़ेल ही नहीं होने का ज़्यादा वो स्कोप रहा है कभी। लेकिन मेंस में बहुत फ़ेल हुए, तो मेंस में बहुत कुछ सीखा हमने। तो फिर वह है कि हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि आपके हिस्से का मैं फ़ेल हो चुका हूँ, जितनी भी चीज़ें मुझे मालूम है, इसमें मेंस में तो पीएचडी कर रखी है ठीक से, और आपके बीपीएससी में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और अच्छे से कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, और कोई समस्या हो तो वही 6 से 7 का टाइम है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप उससे मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग के लिए भी है। वो 5-5 क्वेश्चंस के जो रूल में मैं बताए हैं वो सब, वो आपके लोग के लिए भी है। स्ट्रक्चरिंग का सही एरिया में कीजिए, 12-13 घंटा पढ़ाई कीजिए। ये मैं नहीं कहूँगा 6 घंटे पढ़ाई कीजिए, ऐसा वो ये सब मोटिवेशनल वाले वीडियो वो दूसरे जाके आप देखना, हमारे वहाँ से नहीं मिलेंगे। हमारे वहाँ पर प्रैक्टिकल बातें होती है यार थोड़ा बहुत, और हमारा आपका संबंध ठीक है, प्यार कीजिए हमें, और हमारा आशीर्वाद रहेगा आपके साथ। लेकिन ये है कि आप आए हैं 500 नंबर लेने के लिए हमारे पास, और वही हमारा मूल कर्तव्य है कि हम आपको 500 नंबर दिलाने का फुल प्रयास करें। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और ये 50 मिनट का वीडियो हो गया है, 50 दिन आपके पास तैयारी के लिए, 10 दिन थोड़ा आप रिवीजन करेंगे, और फाइनली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।